पैरा कंप्लीशन जो है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैट में हर साल आता है, ठीक है। जहां तक मेरा अंदाजा है ठीक, जहां तक मेरा अंदाजा है कैट में पिछले शायद 20 सालों में शायद ही कोई पेपर होगा जिसमें पैरा कंप्लीशन का क्वेश्चन नहीं रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं पैरा कंप्लीशन मतलब कैट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वर्बल एबिलिटी के वो ऑलरेडी बहुत ही कम होते हैं। डू वी ऑल एग्री टू दिस? यस और नो? वी हैव ओनली 8 VA क्वेश्चंस and 16 RC questions. So the total number of questions in verbal ability we have 24. And in order to get a 99 percentile in VA RC section in CAT, you need to attempt around 16 questions definitely correct. 16 questions would mean around 48 marks. लेकिन कैट में 99 परसेंटाइल, हाँ 48 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे तो 42-43 मार्क्स आ पाएंगे, क्योंकि कुछ गलत भी तो होंगे। सारे के सारे तो VA में सही हो ऐसा इम्पॉसिबल है। 80% से ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करना इज नियरली इम्पॉसिबल। इफ यू आर ब्रिलियंट, मतलब आप भगवान हो VA RC के, तब जाके आप 80% एक्यूरेसी मेंटेन करोगे, वरना ये चीज कम होके एक एवरेज स्टूडेंट 60-70 पर भी रहता है। एक गधा स्टूडेंट जो होता है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हो सकता है सारे ही गलत करके आ जाए, ये भी हो सकता है, बहुत बार होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन आई अज्यूम कि आप लोग एवरेज हो, और अगर एवरेज हो तो इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू हैव एटलीस्ट एन एक्यूरेसी ऑफ 60-70%. So if you attempt 16 questions, you'll get around 12 questions correct. And इस बार 38 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल था। कितने मार्क्स पे? 38 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल था VARC के सेक्शन में। तो 38 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल का मतलब मोटा मोटा क्या अपन लोग 13 क्वेश्चंस कह सकते हैं? बोलो हाँ या ना। अगर 13 क्वेश्चन 70% है तो तुम्हारा अटेम्प्ट अराउंड 17-18 के आसपास होना चाहिए, यानी कि 16-17 के आसपास करोगे, तब जाकर के तुम्हारा 12-13 सही होगा, तब जाके तुम्हारा कट ऑफ क्लियर होगा। किसका? VARC का। अच्छा, कोई भी अच्छे भी स्कूल का कट ऑफ वर्बल में 95 से कम नहीं होता है। वर्बल में 95 से कम पे तो काम चलेगा नहीं आपका, ठीक है। मतलब क्वांट्स में हो सकता है कि ये 90 हो, DLR में हो सकता है 90 हो, वर्बल में 95 कम से कम रहेगा। व्हाई? इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट व्हेन इट कम्स डाउन टू एन MBA प्रोग्राम। डू यू ऑल एग्री टू दिस? यस। So you cannot compromise on the quality of marks you get in the VARC section, ठीक है। अब अगर भाई आपको 13 सवाल बिल्कुल सही करने हैं और 8 में से अगर 2 पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये एक एक क्वेश्चन बहुत काउंट करने लगेगा ना 13 सवाल बिल्कुल सही करने के लिए। 1 क्वेश्चन ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट 8% ऑफ योर टोटल मार्क्स है। एक क्वेश्चन गलत यानी कि तुम्हारे 99 परसेंटाइल में 8% मार्क्स कम हो गए, तो आप प्ले नहीं कर सकते। मतलब आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? चॉइसेस बहुत लिमिटेड होती है। ऐसा थोड़ा ना है कि 100 सवाल है और आपको 60 सवाल करना है या 50 सवाल करना है तो आपके पास 50 सवाल है प्ले ऑन करने के लिए। भाई 13-14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो 13-14 क्वेश्चन ही जब अटेम्प्ट करने हैं तो हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, एक तो ये बात हो गई। इस पूरे कन्वर्सेशन से हम लोग कंक्लूड क्या करते हैं? वी कंक्लूड दैट every question in verbal ability is very important, and every year you will get to see around 2 to 3 questions of para completion, and that's a guarantee, right? 3 questions of summary are fixed, 2 to 3 questions of para jumble are fixed, 2 to 3 questions of para completion and odd man out are fixed. You could get 1 odd man out or 2 para completion, or you get 2 odd man out or 1 para completion, but it is a fixed thing. Total 8 questions, 3-2-3, 3 summary questions, 2 parajumble questions, and 3 questions comprising of odd man out and para completion. So that is the pattern of CAT for the last say 5 years or so, ठीक है। चलिए, एक तो ये बात मोटी मोटी आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके आगे की कहानी क्या है? इसके आगे की कहानी ये है कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पैरा कंप्लीशन, बहुत बार ऐसा होगा कि जब क्वेश्चन आता है आपके सामने
तो इसका पैटर्न थोड़ा सा प्ले कर सकता है वो, जैसे कि इस बार कैट में प्ले कर दिया। सही बात है निहाल, पैरा कंप्लीशन का पैटर्न एकदम अलग कर दिया और उससे घाटा क्या हुआ, बच्चा एकदम सरप्राइज हो गया। लेकिन पैटर्न बदलने से लॉजिक तो नहीं बदलता है, तो लॉजिकली आपको साउंड होना होगा। इस बार पिछले साल कैट में क्या किया कि यूजुअली जो पैरा कंप्लीशन का कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है कि आपके सामने एक पैराग्राफ दिया जाएगा और लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ विल बी व्हाट बेटा, डिलीटेड। और मे बी इफ यू आर राइटिंग दैट, व्हाट विल डू, दैट में क्या होगा, फर्स्ट लाइन डिलीट कर देगा और आपको पैराग्राफ का पहला लाइन ढूंढना होगा। तो या तो पहला लाइन डिलीट कर देगा, या लास्ट वाला लाइन डिलीट कर देगा, या फिर बीच का लाइन डिलीट करेगा। ये बीच का जो बीच का जो पार्ट होता है वो कैसे प्ले करता है, बीच का पार्ट है वो प्ले ऐसे करता है कि ऊपर जियोग्राफी की बात करेगा, नीचे इकोनॉमी की बात करेगा, बीच का सेंटेंस डिलीटेड रहेगा, आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे एंड यू हैव टू पिक एज टू व्हाट डिटरमाइंस द कनेक्शन बिटवीन जियोग्राफी एंड इकोनॉमी। तो बेसिकली बीच वाला स्टेटमेंट हमेशा थीमेटिक होता है। थीमेटिक का मतलब समझते हो, 2 थीम्स को जोड़ना है अपन। अब कौन सा बेस्ट स्टेटमेंट होगा, वो दोनों थीम को क्या करेगा, जोड़ेगा। एक तो ये बात होगी। दूसरा बात ये है कि इस बार के कैट में क्या किया कि उन लोगों ने एक पैराग्राफ दिया, इस पैराग्राफ में से 2-3 लाइन डिलीट कर दिया, 2-3 लाइन डिलीट कर दिया और नीचे आपके सामने 10 ऑप्शंस दे दिए। तो बोलो करेक्ट है ना। और 10 ऑप्शन में आपको करना क्या था कि बताओ कौन सा ऑप्शन पहले वाले में फिट इन होगा इन 10 में से, कौन सा ऑप्शन दूसरे में फिट इन होगा इन 10 में से, कौन सा तीसरा वाला फिट इन होगा। और आपको क्या करना था, 1A 2C D 3E 4B, ऐसा एक पहला वाला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ऐसे ही दे देगा, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 स्टैंड करता है यहां पे जो गैप है उसके लिए, ABCD स्टैंड करता है यहां पे जो ऑप्शन है उनके लिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर कोई एक भी गलत हुआ तो पूरा का पूरा मेहनत तुम्हारा बेकार हो जाएगा। Are you all getting it? Yes or no? This becomes a bit difficult kind of question to handle and it takes a lot of time. और इस बार कैट में क्या हुआ, टाइम को किल करने के लिए उन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन कर दिया। सबसे सरप्राइजिंग बात यह था कि हर साल आरसी पहले होता था और वीए बाद में होता था। इस बार क्या था निहाल, पहले वीए बाद में क्या, आरसी, और पहला ही क्वेश्चन ये वाला था। तो यूजुअली माइंडसेट क्या होता है स्टूडेंट्स का कि अपन लोग पहले से शुरू करते हैं, जो आता है उसको करते हैं और जो नहीं आता उसको स्किप करते हुए जाते हैं। अरे बोलो हाँ या ना। कैट वालों ने क्या किया, पहला ही क्वेश्चन ये दे दिया और देखने में ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या था, टाइम बहुत लग रहा था। अब बच्चा इमोशनल फिक्स में आ गया, बच्चे को क्या लग रहा है, हो जाएगा, लेकिन लग रहा है क्या वहां पे, टाइम। तो पता चला पहले ही सवाल में ना बच्चे ने 10 मिनट खोल लगा दिए। फिर दूसरा वाला आया, उसमें पैरा जंबल, उसमें भी 10 मिनट वेस्ट कर दिया। पता चला ना कि जब पहले आरसी पे गया उसके पास केवल 10 मिनट बचा हुआ है। आधा घंटा लगा दिया बच्चे ने, आधा घंटा वेस्ट कर दिया। 30 मिनट्स में उसने केवल 3 सवाल किए हैं और फिर उसको अचानक से देखा टाइमर कि अरे ये तो 9 मिनट बचा है और करना है मेरे को कितने सवाल, अभी 3-4 पैराग्राफ करने। और जब 9 मिनट सामने टाइमर दिखता है ना और 4 पैराग्राफ सामने आते हैं तो आदमी वहीं पे हथियार डाल देता है, कहता है अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, पेपर बेकार हो गया। और वीआरसी बेकार होता है तो उसका डायरेक्ट डेंट आता है, बताओ किस पे, डीआईएलआर पे, क्योंकि 40 मिनट बाद तुरंत डीआईएलआर खुल जाता है। और आप पहले वाला, बहुत आदमी क्या करता है, वीआरसी में एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई करके जाता है कि यार वीआरसी तो हो ही जाएगा, और उसी में जब 4 सवाल करता है ना, और उसमें भी गारंटी नहीं होती कि कितने सही होगी, तो डीएलआर में दिमाग काम करना फिर बंद कर देता है। और डीएलआर में अगर तुम इमोशनली ब्लॉक हुए तो पेपर गया तुम्हारे हाथ से, फिर तुम संभाल नहीं पाओगे। और इस तरीके से कैट क्या करता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर देता है। कैट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मुश्किल नहीं होते हैं। कैट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, कैट इज अ टेस्ट ऑफ स्ट्रेस। आपका स्ट्रेस हैंडलिंग एबिलिटी कितना मजबूत है, बिकॉज मैनेजमेंट में आपको नॉलेज से ज्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। Are we all getting it? Yes or no? So people don't realize it. And people think that it is all about learning English and then solving questions. No, it is not. You don't need to be a champion in solving mathematics.
You don't need to be great at solving DALR questions. You don't need to have a very strong literary understanding of language in order to perform well in CAT. What you need to have is right strategy, brilliant cool of mind, and approach to solve the most difficult questions in the simplest manner. These are the three most important personality traits. Are we all getting it? Yes or no? Why do the IITians perform brilliantly well when it comes down to CAT? क्योंकि दुनिया के सबसे मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी ऑलरेडी कर चुके होते हैं, वो जेई क्रैक कर चुके होते हैं। तो एग्जाम में ना कूल कैसे मेंटेन करना ये उनको आता है, एंड दे आर ग्रेट एट व्हाट, देयर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो सामने कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आता है ना, बहुत ही मुस्कुराते हुए उसको बहुत कूल ऑफ माइंड के साथ उसको क्या करते हैं, वो टैकल करते हैं। दैट इज द रीजन दे परफॉर्म वेल इन द एग्जाम्स। यही रीजन है कि वो लोग 2 महीने कैट की तैयारी करते हो 99 फोड़ देते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि बच्चा 3 साल तैयारी करेगा लेकिन ये पर्सनालिटी ट्रेट नहीं आएगा। वो क्वेश्चन देख के हड़बड़ाता है या जरूरत से ज्यादा समय दे देता है। एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी उसकी खराब है। मेरा दावा है वो कभी जीवन में 95-96 परसेंटाइल क्रॉस नहीं कर सकता है। सो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कीप योर माइंड वेरी कूल, जस्ट मेंटेन दैट काम। वो कहावत है ना, कीप काम एंड कीप वर्किंग, यू नीड टू हैव दैट। Are we very clear on this? Yes. पैरा कंप्लीशन इसको बहुत चेक करेगा। पैरा कंप्लीशन मेरे ख्याल से वीए में पैरा जंबल्स के बाद अगर सबसे स्ट्रेसफुल टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है तो पैरा कंप्लीशन हो सकता है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस आपके दिमाग पे देता है कौन सा? पैरा जंबल, नो डाउट। पैरा जंबल वर्बल के सबसे मुश्किल सवालों में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जितना डर आपको अलजेब्रा में लगता है ना मैथ्स में, वही डर इंग्लिश में अगर कोई पैदा करने की ताकत रखता है तो पैरा जंबल। और दूसरा सबसे मुश्किल सवाल बन सकते हैं, बताओ किससे? पैरा कंप्लीशन से। इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आप कर ना पाओ। आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? अब पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैं आपको 7 स्टेप अप्रोच बताऊंगा। ये मेरा इजाद किया हुआ अपना अप्रोच है, ये गूगल पे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। 7 स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या करना है तुम्हें? स्टेप नंबर 1 you have to read the paragraph, read the question at least twice. कम से कम 2 बार तो सवाल पढ़ना ही है, विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस, विदाउट सीइंग द ऑप्शंस, गो फॉर रीडिंग द पैराग्राफ एटलीस्ट ट्वाइस। सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, when you are reading the paragraph, always try to find out the tone of the paragraph. Very very important. 99% questions किससे आएंगे बेटा? टोन से। अगर आपका टोन, आपको क्वेश्चन का टोन समझ में आ गया, पैराग्राफ में टोन का मतलब क्या? मोटिवेटिंग है। इज द पैराग्राफ ह्यूमरस? इज द पैराग्राफ sarcastic? इज द पैराग्राफ टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स? इज द पैराग्राफ नरेटिव? इज द पैराग्राफ एन essay, or it is a narration of a story, or it is a news article, or it is a poem, or it is on literature? What is the overall theme and tone of the paragraph? That is the most important thing you have to find out. And that is why I am asking you to read the paragraph at least what? Twice. Third step, which you have to be very sure when you are solving this question, is do not assume that the paragraph, that the answer will always be something which concludes. Not necessarily. पैराग्राफ का जो कंक्लूजन होता है वो जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ को कंप्लीट करता है। बचिए इससे। कई बार ऑप्शंस में आएगा क्या, हो सकता है टुवर्ड्स द एंड अगर आपसे पूछे तो समरी या कंक्लूजन दे दे पैराग्राफ को और आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करे। स्टे अवे फ्रॉम दिस ट्रैप। कभी भी पैराग्राफ का एंड जब तक तुमसे मांगता नहीं है, कंक्लूजन नहीं होता है, आपको लास्ट स्टेटमेंट का आइडिया कैरी फॉरवर्ड करना है, जिससे मैं चौथे स्टेप पे आता हूं। ऑलवेज कैरी फॉरवर्ड
Always carry forward the last statement. Always carry forward last statement or idea in the paragraph. पैराग्राफ की अगर यहां पे लाइन डिलीटेड है ना, तो यहां पे क्या लिखा है उससे तेरे को ज्यादा मतलब होना नहीं चाहिए। इस लाइन के पहले जो स्टेटमेंट है, इसमें जो बोला गया ना, इसको कैरी ऑन करना है, इसके पहले वाले से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वो फ्लो ऑफ द पैराग्राफ को समझने में मदद करेगा, न कि तुमको ये बताएगा कि अगला सेंटेंस क्या होना चाहिए। अगला सेंटेंस तो तुम इसी बेसिस पे फाइंड आउट करोगे कि उसके पहले वाला स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। हो सकता है पूरे पैराग्राफ में राम की बात हो रही हो और टुवर्ड्स द एंड हाउएवर सीता करके छोड़ दिया हो, तो अब बात राम की नहीं होगी, सीता की होगी। अरे बोलो आया कि नहीं है? We have to understand that the story has nothing to take with the para completion. It has nothing to take with para conclusion. The game is about para completion. The game is not about para conclusion. तीसरा, इंट्रोडक्शन जब भी हम लोग ढूंढते हैं, जब भी पहला वाला लाइन डिलीटेड है, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यहां पे हमेशा एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अरे बोलो हाँ यार, 90% यहां पे गांधी की बात हो रही है, तुमको लगेगा यहां पे गांधी इंट्रोड्यूस करना है। ऐसा आवश्यक नहीं है। पैराग्राफ ऐसे भी तो शुरू हो सकता है कि ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, या फिर लाइन है कि गांधी कमांडेड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, गांधी कमांडेड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, और उसके पहले वाला लाइन डिलीटेड है। ऑप्शन नंबर 1, गांधी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ऑप्शन नंबर 2, गांधी was a righteous man. Number 3, Gandhi fought against the Britishers. 4th, Gandhi is known as the father of our nation. Gandhi is known as the father of our nation. अब चारों बड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, क्योंकि उसके बाद वाला स्टेटमेंट है गांधी कमांड्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। अरे बोलो करेक्ट है ना? अब पहले वाले स्टेटमेंट में गांधी की जगह सब जगह ही कर दो। He was a great freedom fighter. He was a righteous man. He fought against the Britishers. He is the father of our nation. तुम क्या यूज करोगे? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? फादर ऑफ आवर नेशन नहीं, हाँ सेकेंड ऑप्शन क्या? ही वॉज अ, बात को समझिए, गांधी कमांडेड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। गांधी को रिस्पेक्ट क्या इसलिए सब लोग देंगे कि वो फादर ऑफ द नेशन है? कुछ लोग दे भी सकते हैं और कुछ लोग नहीं भी दे सकते हैं। गांधी ब्रिटिश इंपायर के खिलाफ लड़े, इसके लिए हम तो रिस्पेक्ट दे सकते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स तो नहीं देंगे साहब। अरे बोलो हाँ या ना? गांधी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर है, उनके लिए आतंकवादी थे। गांधी वॉज अ राइटियस मैन, वो जितना राइटियस मेरे लिए होगा वो दुनिया में हर आदमी के लिए उतना ही राइटियस होगा, बिकॉज राइटियस इज अ पर्सनालिटी ट्रेट। सो दिस इज अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। अरे बोलो आया कि नहीं आया? सो द बेस्ट स्टेटमेंट टू फिल इन आउट हियर इज व्हाट? ही वॉज अ राइटियस मैन। नाउ दिस इज something which is a very fine logic. यहां पे कोई भी स्टेटमेंट पुट कर दोगे तो गलत नहीं होगा। बेस्ट सेकंड वाला है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ is not wrong. The only fact is that the second is best. So you don't have to find the right answer. You have to find the best answer. कैट में हो सकता है चारों के चारों ऑप्शन सही हो। The game is not that you find the right answer. The game is to find the best answer. Remember, DILR और क्वांट्स में सही आंसर होता है, राइट आंसर होता है। वर्बल में राइट आंसर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। वर्बल में it is always about the best answer. Maybe all the options are correct, but it is not about getting the right answer. Logically, every answer is right, but functionally, which one is best? You have to find it out. Are we very clear on this? Yes. Sixth, तो इंट्रोडक्शन पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 6, ट्रांसफॉर्मिंग वर्ब से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ट्रांसफॉर्मिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है? However, but, nevertheless, yet, given that, to conclude, to sum up, therefore, hence, ऐसे वाले वर्ड्स आपको आइडिया देते हैं कि आगे टोन या फंक्शन बदल रहा है क्या। पैराग्राफ में बहुत ही नॉर्मल चीज बोली गई और लास्ट में देयरफॉर लिख के कुछ छोड़ा गया है, इसका मतलब आगे वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन होगा। बोलो हाँ या ना? येट करके बोला गया है, यानी कि ऊपर वाला जो बोला गया उसके ऑपोजिट होगा। बोलो हाँ ना भाई?
फर्दर मोर लिखा हुआ यानी कि ऊपर जो बोला गया उसका नेगेटिव होगा. So the idea is to understand as to what exactly functions best. Are we very clear on this? Yes. ठीक बात है. And seventh, and the most important thing, LTQ approach. Next is LTQ approach. अगर तेरा 5 मिनट से ज्यादा टाइम लग गया किसी क्वेश्चन में या 3 मिनट से ज्यादा सवाल में टाइम लग गया है, लीव द क्वेश्चन. भाई तू वहां पे अपना ज्ञान बांटने नहीं गया है, तेरे को नंबर लाना है. 3 मिनट में अगर कोई सवाल हल नहीं हो रहा है तो 5 मिनट में भी नहीं हिलेगा तुझसे. ये बात को एक्सेप्ट कर लेने में कोई बुराई नहीं है. एक्सेप्टिंग फेलियर्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन is the key to win in the examination. Don't be egoist. Don't go with this mindset कि जो सवाल आ रहा है उसको मैं फोड़ के आऊंगा. ये दुनिया का सबसे बकवास अप्रोच होता है. अरे बोलो हाँ या ना. वो कोचिंग में सिखाया जाता ना, इतना मेहनत करो कि सामने क्वेश्चन आ जाए चीर फाड़ कर दो. ऐसा कभी नहीं हो सकता. तुम बुजुर्ग हो जाओगे तब भी नहीं होगा. दुनिया में nobody is God. You are not there to satisfy your ego. You are there to get maximum marks within 40 minutes. Are we all getting it? Yes or no? Do we all agree to this? Yes or no? Are you there to satisfy your ego? Or you are there to qualify the examination? And the examination will be qualified by virtue of not your ego satisfaction but marks. So if an easy question can bring more marks than satisfying your ego of difficult question, it's a great approach to solve the easier questions. Are we all getting it? Yes or no? Right? So this is the 7-step approach to handle a para-completion question during an examination, especially what? CAT. Right? Now, the key to understand your ability of solving questions in CAT is to solve questions right now. So let's go on to solving questions. Right? Chalo. Question देखिए, question number 1. I give you people, say 1 minute to read this question, please. What is written in yellow is something which is meant for you guys. All right, let's see this question. Normally, क्वेश्चन को पहले समझो, ठीक है? आंसर लाना ना लाना वो बात अलग की. पहले क्वेश्चन को समझना मुश्किल जरूरी है. लेकिन गया कहां क्वेश्चन? Oh, sorry. Normally, falling oil prices would boost global growth. Normally, अगर ऑयल का प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ऑयल ज्यादा बिकेगा, और ज्यादा बिकेगा तो बताओ क्या होगा? ऑयल अगर बिक रहा है तो कहीं काम ही ना हो रहा है. पेट्रोल पिएगा तो नहीं आदमी, अरे भाई गाड़ी चलेगा या इंडस्ट्री में यूज होगा. दोनों चीजों से क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है. दिस टाइम दो, लेकिन इस बार, अच्छा एक बात और है, इस बात का ईगो मत रखा करो कि इंग्लिश में लिखा है तो मैं इंग्लिश में ही समझूंगा. हम लोग इंडियंस हैं, अपन लोग को हिंदी समझ में आता है, राइट? वो नॉर्मली कोचिंग में सिखाया जाता है आपको, यू नो व्हाट, रीड इन इंग्लिश एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश. अबे तुम खुद नहीं करते हो चट्टे. Nobody can read in English and understand in English unless it is our mother tongue. So what do we tend to do? We read the language, we understand in Hindi. So the faster this process is, better you are. ठीक है?
So normally falling oil prices would boost global growth. This time though matters are less clear cut. लेकिन इस बार मामला थोड़ा दूसरा है. The big economic question is whether lower prices reflect weak demand or have been caused by surge in the supply of crude. लेकिन सवाल ये है कि ये जो लोअर प्राइस है ऑयल का लोअर प्राइस है, ये किसकी वजह से है? डिमांड कमजोर है इसकी वजह से है, या फिर सप्लाई बहुत ज्यादा है इसकी वजह से है? अरे बोलो हाँ या ना. या तो डिमांड कम हो सकता है या फिर सप्लाई ज्यादा हो सकता है, तभी ऑयल के प्राइसेस क्या होंगे? कम होंगे. कोई डिमांड ही नहीं है तब भी कम हो जाएगा, और हद से ज्यादा अगर सप्लाई है, मोर देन इट इज नीडेड, तब भी क्या हो जाएगा? ऑयल का प्राइस कम हो जाएगा. इफ वीक डिमांड इज अ कल्प्रिट, अपन लोग पहले वाले की बात कर रहे हैं. इस पैराग्राफ में दो कंपोनेंट्स हैं, हम लोग पहले वाले कंपोनेंट की बात कर रहे हैं. If weak demand is a culprit that is worrying, it suggests that oil price is a symptom of weakening growth. तो ये तो बहुत ही, अगर वीक डिमांड है इसका मतलब क्या? ग्रोथ कम हो रहा है, तो वरिंग है. If the source of weakness is financial and so on, then cheaper oil may not boost growth all that much. अगर पैसे के कमी के कारण वीक डिमांड है, तो ये तो पक्का है कि तेल चाहे जितना सस्ता कर दो, ग्रोथ होने वाला है नहीं. अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वीक डिमांड की. कंज्यूमर्स में सिंपली यूज द गेन्स टू पे डाउन देयर डेट्स. ठीक है, तो तेल नहीं खरीदेंगे, उधार चुकता करेंगे लोग. इंडीड इन सम कंट्रीज चीपर ऑयल में इवन मेक मैटर्स वर्स बाय इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डिफ्लेशन. कभी कभी तो यह भी हो सकता है कि वीक डिमांड अगर कम है और किसी देश में क्या है भाई, ऑयल और सस्ता कर दिया, तो लोग क्या करेंगे? सस्ता ऑयल खरीदने लगेंगे और फिर अपनी जरूरत की चीजों को नहीं खरीदेंगे, जिससे कि जो ग्रोथ होगा वो नेगेटिव हो जाएगा. अरे बोलो हाँ या ना. इसके आगे क्या? अब एक बात देख रहे हो पैराग्राफ में दो हिस्से थे, एक हिस्से की बात तुमने कर ली है, लेकिन सप्लाई ज्यादा हो तो क्या होगा इसके बारे में अभी बात नहीं किया है तुमने. यानी कि पैराग्राफ अभी कंप्लीट. तो हमारा आंसर वो होना चाहिए जो बेसिकली किसको टच करे? सप्लाई को. देख लेते हैं. ए, एनर्जी इंड्यूस्ड ड्रॉप इन प्राइसेस, दो गुड फॉर कंज्यूमर परचेजिंग पावर, रिस्क रीइंफोर्सिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ लोअर इन्फ्लेशन. अभी भी वो ड्रॉप इन प्राइसेस की बात कर रहा है. मेरे सप्लाई हाई होने की वजह से क्या होगा इसके बारे में बात नहीं कर रहा है. मेरे वजह से अभी आइडिया क्लियर नहीं. द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ऑयल इंपोर्टर्स क्लब सेड इट एक्सपेक्ट्स ग्लोबल डिमांड टू राइज बाय जस्ट 70,000 बैरल्स अ डे. ये यार एक बात बताओ मेरे को, ग्लोबल डिमांड राइज करेगी इसके बारे में पैराग्राफ में बोला गया क्या कुछ? ये तुमको नहीं लगता बहुत ही एलियन आइडिया है अगर हम लोग इसको यूज कर दे तो? बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द पैराग्राफ, सो आई विल नॉट गो विद दिस. On balance, energy consumers win, energy producer, exporter countries lose with falling oil prices. ये कहता है कि एनर्जी कंज्यूमर्स जीतेंगे और एनर्जी प्रोड्यूसर्स हार जाएंगे. क्या ये कंपैरिजन किया गया है क्या पैराग्राफ में? कहीं नहीं. डी वाला देखो. On the other hand, one hand weak demand. On the other hand, if plentiful supply is driving prices down, that is potentially better news. Cheaper oil should eventually boost spending in the world's biggest economies. अभी तक हमने बात किया वीक डिमांड होगा तो क्या होगा. अब इस वाले ऑप्शन में बात कर रहे हैं कि सप्लाई अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा. मेरे ख्याल से ये वाला एकदम अच्छे से पैराग्राफ को क्या कर रहा है भाई? कंप्लीट कर रहा है. अरे बोलो हाँ या ना. तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए? डी. कैसे समझ में आया मुझे? क्योंकि मैंने पैराग्राफ पढ़ते समय क्या बना लिया? फ्लो चार्ट बना लिया. तो मेरे को मालूम है कि आइडिया कौन सा मिसिंग है अभी, और मैंने उसी को टारगेट किया. आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? यस ऑन. एक टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है. इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं? मिसिंग आइडिया क्वेश्चंस. क्या बोलते हैं इसको? जिसमें पैराग्राफ में 3-4 आइडियाज आएंगे, 3 आइडिया के बारे में बात कर लेगा, एक आइडिया नहीं होगा, तुमको ये बताना होगा कौन सा आइडिया नहीं है. तो एक सैंपल 1 है. सैंपल 1 किसके बारे में था? मिसिंग आइडिया क्वेश्चन के बारे में. अरे बोलो आया कि नहीं आया. दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं. ये वाला क्वेश्चन 1 मिनट पढ़िए. हर क्वेश्चन अलग अप्रोच का है, इसलिए तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको अलग लॉजिक बताऊंगा.
ओके, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। इसका जो तरीका है सॉल्व करने का वो बिल्कुल अलग होगा पिछले वाले सवाल से। क्या इस बात इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को? इस टाइप के क्वेश्चन को निहाल किस टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं बताओ? सेंट्रल आइडिया से नहीं। ये कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा है बेटा? कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन क्या है? क्योंकि यहां पे एक वर्ड या फ्रेज ऐसा होगा जो इशारा कर रहा है कि पैराग्राफ के आगे जो भी आएगा वो कंक्लूजन आएगा। अरे बोलो, आया कि नहीं? वो क्या है अभी हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, द 16th सेंचुरी इन यूरोप वाज अ ग्रेट सेंचुरी ऑफ चेंज। यूरोप की 16वीं शताब्दी ने यूरोप में बहुत बदलाव लाया। The humanists and the artists of the Renaissance would help characterize the age as one of the individualism and self creativity. कहता है ह्यूमनिस्ट जो थे और जो आर्टिस्ट थे रेनिसा के, रेनिसा क्या था? मिडिल यूरोप में, फ्रांस, इटली, ये सारे देशों में रीबर्थ ऑफ द कल्चर, चर्च का रूल गया था और लिबरलाइजेशन आया था। लिबरलाइजेशन आया था तो हर आदमी हर धर्म की इज्जत करता था और फिर आर्ट एंड कल्चर इंप्रूव होने लगा, ताकि यूरोप में एक कल्चरल रिवॉल्यूशन आए, जिसमें आपने नाम सुना होगा जोन ऑफ आर्क का। बचपन में जोन ऑफ आर्क ने वुमेन राइट्स की बात करी थी यूरोप में। आपने नाम सुना होगा दांते का। दांते कविताएं लिखता था और रिवॉल्यूशन के बारे में बात करता था। आपने नाम सुना होगा ये कुछ मोरेलो का। मोरेलो है चर्चेस पे पेंटिंग बनाया करता था जिसमें वुमेन, जिसमें क्रिश्चियंस और नॉन क्रिश्चियंस को इक्वल दिखाया जाता था, क्योंकि जब चर्च रूल था यूरोप में तो नॉन क्रिश्चियंस को बहुत नीची निगाहों से देखा जाता था। अरे बोलो, आया कि नहीं? तो रेनिसा, रेनिसा का मतलब ही होता है रीबर्थ, द रेनिसा ऑफ योर पर्सनालिटी। The renaissance of personality means you are trying to metamorphose your personality. You're trying to take something away from your personality and become a new being. Are we very clear on this? Yes. So what is it saying? The humanists, जो human culture की बातें करते थे, and the artists of the Renaissance would help characterize the age as one of individualism and self-creativity. One of individualism. हर आदमी की एक आइडेंटिटी है, हर आदमी की एक नेचुरल आइडेंटिटी है। इसके बारे में यूरोप में बातें होने लगी थी। आगे, ह्यूमनिस्ट सच एज पेट्रार्क, फिलोसोफर था पेट्रार्क, जो कि नेचुरल साइंसेस में बिलीव करता था और वो कहता था कि हर आदमी सेम बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा होता है, इसलिए सबके पास सिमिलर राइट होनी चाहिए। वो नेचुरलिस्ट था। नेचुरलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो फिलोसफर्स नेचर में बिलीव करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो नेचर दे रही है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। जिसमें दो बड़े नाम आते हैं फिलॉसफी में, एक पेट्रार्क और एक इवेंजेलो। जब आप फिलॉसफी पढ़ेंगे तो इवेंजेलो का नाम आप पढ़ेंगे। जब आप एमबीए करने जाएंगे तो उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी सिखाई जाएगी, उसमें भी इवेंजेलो को आप लोग पढ़ेंगे, है ना? सो ह्यूमैनिटीज सच एज पेट्रार्क हेल्प रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड की डिग्निटी के बारे में बात किया। वो यूरोप में स्लेव ट्रेड खत्म हो रहा था। वो यूरोप में अफ्रीका से औरतें जो हैं वो बांध के लाई जाती थी ताकि यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ाई जाए और उनको बर्थ मशीन्स की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यूरोप का 14th सेंचुरी 13th सेंचुरी जब आप पढ़ेंगे तो इतिहास इतना काला है कि आप डर जाओगे साहब। नॉर्वे और डेनमार्क जो आज की डेट में अपने आप को बड़े व्हाट यू कॉल इट सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं ना, ये नॉर्वे 11th 12th 13th सेंचुरी में ना अफ्रीका से मजदूर बांध के ले आते थे और कम्युनिटी स्लेव्स की तरह औरतों को रखा जाता था ताकि उनसे बच्चे पैदा हो, ताकि वहां पे पॉपुलेशन बढ़े। क्यों? क्योंकि उनके पास आर्मी ही नहीं थी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनको लोगों की जरूरत थी। तो जितने भी स्कैंडिनेवियन नेशंस देखेंगे ना, स्कैंडिनेवियन नेशंस जितने भी देखेंगे वहां पे आपको गोरे भी मिलेंगे, काले भी मिलेंगे, ब्राउन भी मिलेंगे। वो इसी वजह से मिलेंगे बिकॉज द पॉपुलेशन वाज मैन्युफैक्चर्ड अननेचुरली सो दैट दे मे प्रोटेक्ट देयर लैंड। सो तो ऑब्वियसली ऐसे समाज में तो डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड की बात ही नहीं कर सकता ना कोई।
और इसी का रेनेसां आया, यही बर्थ हुआ, कल्चरल रिवॉल्यूशन आया। तो क्या बोलता है, humanists such as Petrarch helped restore the dignity of mankind while men like Machiavelli injected humanism into politics। मिशाली वही है जो पहली बार डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन सेट ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है फ्रांस में। पॉलिटिकल इंजीनियर था ये आदमी, बड़ा खूबसूरत आदमी, और इसको बाद में जहर दे के चर्च ने मार दिया, वो बात अलग की है। बट मिशावली ने रिपब्लिकन और डेमोक्रेसी की बात करी, कब? डार्क एजेस ऑफ यूरोप में। अब ये देखिए, व्हेन ऑल इज सेड एंड डन, जब सब कहा जा चुका है और किया जा चुका है, क्या ये कंक्लूजन की तरफ ले जा रहा है? यस और नो? द रेनेसां हेल्प सेक्युलराइज यूरोपियन सोसाइटी। तो रेनेसां के बाद यूरोप में सेक्युलराइजेशन ऑफ द पावर हुआ। सेक्युलराइजेशन ऑफ द पावर एंड पीपल का मतलब क्या होता है बेटा? आदमी को उसके रंग, धर्म, जात और उसके बर्थ से हम लोग फिर क्या उसको अलग नहीं मानते थे। हम लोग नेचुरल वे ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन बन गए, को फॉलो करने लगे। आगे क्या बोलते हैं, इसके आगे क्या? अब एक बात तो तय है साहब, यहां पे एक कंक्लूजन वाला वर्ड आ चुका है, क्या मेरी बात से सहमत है? अब ए, द ईयर 1543 कैन बी सेड। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, जब 16th सेंचुरी की बात ऑलरेडी खत्म होके कंक्लूड हो चुकी है, तो फिर से 15th सेंचुरी में आप लोग नहीं जा सकते। वो नेचुरल फ्लो ऑफ द पैराग्राफ को बिगाड़ देगा। क्या मेरी बात से सहमत है? The century witnessed the growth of royal power। पहली बात तो देखिए, यहां पे हम लोग रॉयल पावर को खत्म कर रहे थे पूरे पैराग्राफ में, और यहां पे सेंचुरी जो है विटनेस कर रहा है ग्रोथ ऑफ रॉयल पावर। क्या ये दोनों ऑपोजिट ऑफ ईच अदर हो गए कि नहीं हो गए? यानी कि दोनों का टोन और थीम मैच, यानी कि मैं इसको भी नहीं फॉलो करूंगा। See, the very powerful notion that man makes his own history and destiny to prove। क्या ऊपर जो बात बोली जा रही थी उसी को कंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि आदमी खुद से अपना इतिहास बनाता है। और 16th सेंचुरी में रेनेसां में यही हुआ कि हम लोगों ने ऑर्थोडॉक्सिटी को नकारा और एक नए समाज की संरचना करी, और इसे ये प्रूव होता है कि आदमी अपना भाग्य खुद बनाता है। यानी कि ये वाला काफी स्ट्रांग तरीके से पैराग्राफ को कंक्लूड करता है कि नहीं करता? मेरी बात ये क्या बोलता है? इन मीन टाइम अर्बनाइजेशन कंटिन्यूड। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ता रहा। पैराग्राफ में तो शहरीकरण के बारे में कोई बात ही नहीं थी साहब, ये तो आउट ऑफ द थीम है। यानी कि बेस्ट आंसर कौन सा होगा? सी। व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम द स्टोरी? पैराग्राफ का टेक्स्ट अगर समझ में आ गया तो आंसर आ जाएगा। पैराग्राफ का टेक्स्ट नहीं समझ में आया तो आंसर केवल गेस करते रहोगे, और जब तक ये गेस करने की बीमारी लगी रहेगी तब तक लॉजिकली आंसर फ्रेम नहीं कर पाओगे। तो इंग्लिश में सबसे बुरी बीमारी आंसर क्या करना? गेस करना। और 99.99 आदमी इससे सफर करता है। क्या मेरी बात से सहमत हो? अंग्रेजी में हम लोग सबसे पहला काम यही करते हैं, क्या लग रहा है कि ये होगा। अबे क्या लग क्या रहा है बे? लड़की थोड़े ना है कि अच्छी लग रही है, क्वेश्चन है भाई, लॉजिक है भाई, लॉजिकली प्रूव कर भाई। आर यू वेरी क्लियर ऑन दिस? क्योंकि जो चीज लगती है वो कभी तुम्हारी होती नहीं है। अच्छी तुमको ऐश्वर्या भी लगती है, तो मेरा लगने से नहीं होता। दुनिया में आ, लॉजिक प्रूव कर। आर वी गेटिंग इट? यस, ठीक है।